हाय गाइस, यू आर वाचिंग फार्मेसी तैयब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड आई एम फार्मेसी तैयब। तो आप देख रहे हैं जी बायोकेमिस्ट्री लेक्चर सीरीज फर्स्ट सेमेस्टर डॉक्टर फार्मेसी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, अभी तक 7 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं और आपने उनको पसंद किया, लाइक किया है। और आज 8वां लेक्चर हम देखने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी तो टोटल 11 लेक्चर आपके पास अवेलेबल होने शुरू हो जाएंगे। नीचे आपको दूसरी वीडियोज के अंदर देख सकते हैं। आप छोटा सा क्लिप चला रहा हूँ आपके सामने, ये देख लें। आपके इतने चैप्टर हैं उसको सब हेडिंग ये है और मैंने यूट्यूब पे जिस नाम से अपलोड किए हैं। अभी तो यूट्यूब मेरे जो इन वीडियोस को कोर्सेज के तौर पे लॉन्च कर रहा है, तो आपके लिए बड़ा इजी होगा वीडियो ढूंढना। कोई एक वीडियो अगर आपको मिल रही है तो उसके ऊपर से लेकर नीचे तक सारी बुक की डिटेल आप देखें। कोई भी चैप्टर को स्किप नहीं करना, आपने सारी बुक्स देख के जानी है। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात, ये वीडियो रिकॉर्ड होने से पहले बुक लिखी जा चुकी है। अपडेटेड सिलेबस जो अभी आपको जो है फॉलो कर रहे हैं। 3 आसान तरीके हैं, आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं 0306 0762 और 750 पे। सारा प्रोसीजर आपको वहीं समझा दिया जाएगा। नहीं तो आप वेबसाइट विजिट करेंगे, हर स्लाइड के नीचे आ रही www.pharmacytayyibofficial.com, इस पे जाएं, जाकर अपना अकाउंट बनाएं और ऑर्डर प्लेस करें। हमारी टीम खुद आपसे रब्ता कर लेगी। और उसके बाद सिंपल सा पेमेंट आपने देनी है, जितना 700 1000 1500 जितनी पेमेंट उस बुक पे डिस्काउंट लगा होता है, सारा साल डिस्काउंट रहता है, कोई इशू वाली बात नहीं है। वो आपने मुझे जो है वो जब व्हाट्सएप पे आपसे रब्ता होगा, आपने पेमेंट उसको करवा देनी है और विद इन फ्यू सेकंड उसी अकाउंट के अंदर इसी वेबसाइट www.pharmacytayyibofficial.com पे आपको बुक नज़र आना शुरू हो जाएगी। पहले आपको लॉग नज़र आ रही होगी हर किसी को। जब अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट बनाने के बाद ऑर्डर प्लेस करेंगे, पेमेंट करेंगे, उसके बाद वहीं आपको बुक नज़र आनी शुरू हो जाएगी। कोई फिजिकल बुक की ज़रूरत नहीं है। अगर कल को सिलेबस चेंज होता है तो मैं इसको रिवाइज़ कर दूंगा, या कोई और चीज़ चाहिए होती है हम ऐड कर देंगे। हम ऑनलाइन के इसलिए गए, एक तो सस्ता हो जाए ये काम, दूसरा मैं और आप कोऑर्डिनेट कर सकें। तो बुक भी साथ में परचेज़ करें, लेक्चर सीरीज़ को भी मुकम्मल देखें ताकि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो सके। वैसे ही आपको पता है हालात वाक़या दुनिया के कभी ऊपर कभी नीचे चलते रहते हैं, कभी क्लास ऑनलाइन कभी ऑफलाइन, तो इसलिए आपके लिए सारी चीज़ें एक ही जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपके लिए इकट्ठी कर दी गई हैं। बुक भी यहाँ से परचेज़ करें और साथ में लेक्चर भी नोट करें। आए जी, बगैर देरी के साथ आप लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। लेक्चर के से बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी भी 96% जो है मेरी जो सब्सक्राइबर नॉन सब्सक्राइबर की आवाज़ आ रही है। और अगर रोज़ ही आपने चैनल पर आना होता है और रोज़ वीडियो देखनी होती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप तक ऑटोमेटिक तक पहुँच जाए। ना सिर्फ इस लेक्चर सीरीज की, बल्कि जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर में है तो फर्स्ट सेमेस्टर की तमाम वीडियोस आपको शो करेगा यूट्यूब जब आप सब्सक्राइब कर देंगे, और आपको रिकमेंड करेगा आपके मुताबिक, आपके सब्जेक्ट के मुताबिक सारी वीडियोस। ठीक है, इस चैनल पे आपको अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में है तो आप बड़ी अच्छी किस्मत के मालिक है। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे पहले सेमेस्टर से लेकर 10वें सेमेस्टर तक तमाम लेक्चर, तमाम बुक्स, हर चीज़ अवेलेबल है। खुद भी करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ज़रूर जो है लाइक किया करें, प्लस कमेंट भी आप कर दिया करें, ताकि लाइव सेशन के अंदर जब मैं लाइव बैठा होता तो आपके वहाँ पे सवाल लेके उसके अंदर डिस्कशन आपका की जा सके। मुख्तलिफ टॉपिक्स पे मुख्तलिफ डेज के अंदर मैं लाइव आता रहता हूँ जी। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 8, बायोकेमिस्ट्री ऑफ लिपिड। इसके अंदर क्या करेंगे, फैटी एसिड को बनाना सीखेंगे, उसकी डिसरेगुलेशन देखेंगे, कोलेस्ट्रॉल जो कि मेजर क्वेश्चन है आपका पेपर का, लाजमी आना है आपके पेपर के अंदर, उसकी सिंथेसिस को देखेंगे, उसकी डिसरेगुलेशन देखेंगे, न्यूट्रल जो है लिपिड उसको देखेंगे, कीटोन बॉडीज़ को देखेंगे, और सारे इन मैकेनिज्म के अंदर कहाँ एटीपी यूज़ हो रही, कहाँ जो है वो इस्तेमाल हो रही है और कहाँ कितनी बन रही है, उन सबको देखेंगे। इस लेक्चर को पढ़ने के बाद किस काबिल हो जाएंगे जी कि बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, उसकी रेगुलेशन, फिर डिसरेगुलेशन, कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस और नेचुरल लिपिड की सिंथेसिस, कीटोन बॉडी कैसे बनती है, उनको जिस्म इस्तेमाल कैसे करता है, और ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे। और सबसे एंड पे मैं अपना इस लेक्चर के अंदर तड़का लगाऊंगा क्लिनिकल और फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस का, जो कि आपको दुनिया के अंदर किसी भी बुक या किसी भी लेक्चर सीरीज के अंदर नहीं मिलता। इसके अंदर मेरा बताने का मकसद ये होता है कि अभी इस टॉपिक की अहमियत आपके जहन में उजागर कर दी जाए और आपको बताया जाए कि ये टॉपिक अगर आप आज स्किप कर रहे हैं तो 5 साल के अंदर कौन कौन सी जो है बुक्स आप जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे अपने कॉन्सेप्ट को। तो इस लास्ट पोर्शन तक वीडियो को लाजमी देखा करें कि क्लिनिकल और फार्मेसी प्रैक्टिस स्पेसिफिक टॉपिक के लिए क्या क्या है कोरिलेशन है जी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू द फैटी एसिड बायोसिंथेसिस। तो फैटी एसिड बायोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है एसिटाइल कोए से। एसिटाइल कोए कन्वर्ट होता है लॉन्ग चेन फैटी एसिड के अंदर। ये सारा कुछ साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा होता है, और मेजर जो टिश्यू इन्वॉल्व होता है इसके अंदर वो लीवर है, एडिपोज टिश्यू है, लैक्टेटिंग मैमलरी ग्लैंड है, और जो है वो ज्यादातर ये फीड स्टेट के अंदर जो है वो हो रहा होता है। अब रिक्वायरमेंट क्या है, फैटी एसिड बनाने के लिए हमें सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि एसिटाइल कोए से स्टार्ट होना, तो एसिटाइल कोए चाहिए, एटीपी चाहिए, NADPH चाहिए, एंजाइम कॉम्प्लेक्स कुछ चाहिए जैसे फैटी एसिड सिंथेज चाहिए, और जो है वो विटामिन जो B7 चाहिए, बायोटिन चाहिए, NADPH चाहिए, जो है जो कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, वहां से जो NADPH बन रहा था वो यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा हमारे पास। तो होता
क्या है जी, सबसे पहले हमारे पास एसिटाइल को ए जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन को जो है वो डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर पाता। ये हम दूसरी वीडियोस के अंदर भी इसको समझ चुके हैं। तो होता क्या है, या सिट्रेट शटल इस्तेमाल होती है कि सिट्रेट साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है, वो कॉम्प्लेक्स बनाता है एसिटाइल कोए प्लस ऑक्सालोर एसीटेट के साथ, और उसको आगे मेम्ब्रेन को जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन को क्रॉस करवा देता है। और अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे हम जो एसिटाइल कोए की बात कर रहे हैं और उसको ऑक्सालेट एसीटेट के साथ बाइंड कर रहे हैं, या हम एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मेटाबॉलिज्म को लिंक कर रहे हैं। यहाँ पे रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा होगा कि जिसपे ये सारा रिएक्शन चल रहा होगा, वो सबसे पहले वाला है एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज है हमारे पास, जो कन्वर्ट करता है एसिटाइल कोए को मेनॉइल कोए के अंदर। यहाँ हमें बायोटीन भी चाहिए, एटीपी भी चाहिए, और की रेगुलेशन स्टेप हमारे पास यही है। कैसे की रेगुलेशन है कि लेट्स सपोज अगर बायोटीन हम नहीं देंगे तो ये रिएक्शन नहीं होगा, एटीपी नहीं देंगे तो ये रिएक्शन नहीं होगा, और स्पेशली अगर जो है वो एंजाइम हमारे पास मौजूद नहीं होगा एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज, तो हम जो है वो इस प्रोसेस को स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे और ना ही जो है वो इसको आगे फाइनलाइज कर लेंगे। हमारे पास टोटल 4 स्टेप आते हैं किसी भी फैटी एसिड की जो ओवरऑल सिंथेसिस हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम फॉर्मेशन करते हैं जी मेलोनाइल कोए के अंदर, यानी एसिटाइल कोए हमारे पास आएगा, उस पर हम एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज एसीसी एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज एक्ट करेगा एसिटाइल कोए पे, और वो बना देगा मेलोनाइल कोए। यहाँ पे हमें एटीपी भी चाहिए और बायोटीन भी चाहिए, और यही वो पहला स्टेप है जो रेट लिमिटिंग स्टेप है। अगर यहाँ पे चीजें पूरी नहीं है तो ये पूरा रिएक्शन जो है वो कैरी आउट नहीं हो सकता, अगले तीनों स्टेप भी नहीं होंगे। दूसरे स्टेप पे क्या होता है कि जब एसिटाइल कोए से मेलोनाइल कोए बन जाता है तो दूसरे स्टेप पे हम जो है वो चेन को इलोंगेशन करनी होती है, एक कम्प्लेक्स बना के फैटी एसिड सिंथेज कम्प्लेक्स बना के हमने चेन को थोड़ा लंबा करना होता है। बहुत सारे जो है वो मल्टी कम्प्लेक्स एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, जो कि 2 कार्बन पर साइकिल, हर साइकिल के हिसाब से 2 कार्बन ऐड करते जा रहे होते हैं, इस तरह चेंज इलोंगेट होती चली जा रही होती है। इसके अंदर NADPH हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी सिक्वेंटर एडिशन ऑफ 2 कार्बन कंपाउंड के जैसे ये कम्प्लेक्स बनेगा FAS कम्प्लेक्स फैटी एसिड सिंथेज कम्प्लेक्स। तो जितनी दफा ये कम्प्लेक्स बनेगा हर दफा 2 जो है वो यूनिट ऐड होते चले जाएंगे। इस तरह अगर हमें पाल्मिटिक एसिड बनाना है तो पाल्मिटिक बना लेंगे, या जो भी स्पेसिफिक बनाना है वहां तक हम इलोंगेशन करते 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 उतने अपने जो है वो पूरे कर लेंगे। अब यहाँ पे 2 मेन स्टेप आ गए। पहला क्या था, एसिटाइल कोए और को मेनॉइल कोए के अंदर चेंज करना, और फिर जो है वो पर साइकिल 2 कार्बन साथ में अटैच करना। तो मेन कौन सा हुआ, मेन पहले वाला रेट लिमिटिंग स्टेप हुआ ना, अगर एसिटाइल कोए मेनॉल कोए के अंदर ऐड नहीं हो रहा तो फिर आगे हम सिंथेज कम्प्लेक्स की तरफ नहीं जाएंगे, और अल्टीमेटली अगर पाल्मिटिक एसिड लेट्स सपोज 16 कार्बन है, इसको बनाना तो नहीं बना पाएंगे। तो पहला स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी रेगुलेशन की बात करें कि फैटी एसिड किससे रेगुलेट हो रहा है, सबसे पहले तो सिट्रेट आपके दिमाग के आना चाहिए कि जो कि माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन के अंदर क्रॉस करने के में हमारी मदद कर रहा है, प्लस हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट होनी चाहिए। अगर आप हमारे पास हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट नहीं खाएंगे तो आपके अंदर जो कुदरती तौर पे फैटी एसिड सिंथेसिस होनी वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसी से टूट के फिर एसिटाइल कोए और दूसरी चीजें बननी होती हैं। जितने एसिटाइल कोए होंगे उतने ही जो है वो हम उसको यानी कार्बोहाइड्रेट मैकेनिज्म के अंदर एसिटाइल कोए में मिलता है ना, तो उस एसिटाइल कोए को हम आगे यहाँ पे लिपिड के मेटाबॉलिज्म में कन्वर्ट करके फैटी एसिड उससे बना लेते हैं। फिर एक और जो मेन चीज है वो है इंसुलिन। इंसुलिन की वजह से जो है वो जितनी ज्यादा बनेगी उतनी ज्यादा फैटी एसिड की सिंथेसिस होती चली जाएगी, और ये इसको जो है वो इस रिएक्शन को जारी रखता है। जबकि इसके अगर ऑपोजिट अगर बात करें ग्लूकागोन की, वो इस रिएक्शन को इनहिबिट कराता है। जब ग्लूकागोन की मिकदार ब्लड के अंदर ज्यादा होगी तो फैटी एसिड नहीं बनेंगे, एपिनेफ्रिन की मिकदार ज्यादा होगी फैटी एसिड नहीं बनेंगे, और लॉन्ग चेन फैटी एसिड को अगर ऑलरेडी बन चुका है तो वो भी फिर डिसरेगुलेशन की तरफ जाएगा कि जब रिक्वायर्ड लेंथ पूरी हो चुकी है तो उससे आगे जो है वो साइकिल नहीं चलाएगा। प्लस इसके अंदर हमारे पास हार्मोनल कंट्रोल बड़ा जरूरी होता है। अगर हमारे हार्मोनल कंट्रोल को हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो ओवरऑल जैसे वो होता है ना कि फीमेल के अंदर ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रेस की वजह से या घर के काम काज की वजह से या स्टडी की वजह से या 3 4 5 जो है वो मुख्तलिफ कामों को एक ही जगह पे करने से अंडर स्ट्रेस रहने की वजह से उनके अंदर ओवरऑल एबनॉर्मल हार्मोनल स्ट्रेस ऑलमोस्ट हर डे के अंदर रहता है। तो उनके अंदर जो है ये फैटी एसिड सिंथेसिस वाला फिनोमेना बहुत ज्यादा नहीं हो पाता।
एज कम्पेयर टू मेल। मेल के अंदर ये चीजें जो है वो हार्मोन ओवरऑल रेगुलेट ज्यादा अच्छे रहते हैं, जिससे क्या होता है कि फैटी एसिड सिंथेसिस होती रहती है। डिसरेगुलेशन की बात करें, अगर बहुत ज्यादा एक्सेस सिंथेसिस हो जाए तो क्या होगा, मोटापा हो जाएगा प्लस फैटी लीवर हो जाएगा। मतलब हर जगह पे फैट स्टोर हो तो लीवर के अंदर जाके फैट स्टोर हो तो फैटी लीवर कह देंगे। फिर इतनी इंसुलिन, जब इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ जाएगी तो ये जो है वो इसकी एक्सेस प्रोडक्शन होने शुरू हो जाएगी। अगर कम करना है तो मेल न्यूट्रिशन, यानी आप कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे तो एसिटाइल कोई नहीं बन रहा, एसिटाइल कोई नहीं बन रहा तो और ये आगे साइकिल नहीं चल सकेगा। यानी जब मेल न्यूट्रिशन हो गई, यानी आप पूरा डाइट नहीं ले रहे तो ये साइकिल नहीं चल सकता। फिर दूसरा जो मैंने मेन बताया का हार्मोनल इम्बैलेंस, ठीक है। अगर आपका ओवरऑल बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो जो है वो फिर ये फैटी एसिड सिंथेसिस रेगुलर नॉर्मली बेसिस पे होती रहेगी। अगर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो बैलेंस के अंदर है तो फिर जो है वो सिंथेसिस इजीली होती रहेगी। यहाँ ये सारी चीजें पढ़ाने का मकसद क्या है कि जो ग्लूकागॉन पढ़ा रहा हूँ, मेल फंक्शन पढ़ा रहा हूँ, आपको बायोकेमिस्ट्री के साथ टच दे रहा हूँ, और इंसुलिन और ग्लूकागॉन, एपिनेफ्रिन, लॉन्ग चेन फैटी एसिड कोई, इन सारी चीजों का मकसद ये है कि हमें एंटी ओबेसिटी ड्रग के जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब आपको जो है ये चीजें वहां पे मैं कोरिलेट करूंगा और आपको बताऊंगा अगर देखें ओबेसिटी किस वजह से हुई थी, फैटी एसिड सिंथेसिस बहुत ज्यादा होने की वजह से। तो हम फिर क्या करेंगे, एंटी ओबेसिटी ड्रग के अंदर फैटी एसिड की सिंथेसिस को कम करवा देंगे। तो ओवरऑल जब बॉडी के अंदर फैटी एसिड की सिंथेसिस कम होगी और जो ऑलरेडी मौजूद होगा फैटी एसिड वो यूज के अंदर आएगा, स्ट्रेस के अंदर जब बॉडी जाएगी तो उसको यूज करेगी, तो ओवरऑल पूरी बॉडी के अंदर जो है फैटी, चाहे वो फैटी लिवर है या पूरी बॉडी जैसे मोटापा पेट के अंदर या मुख्तलिफ जगह पे जहाँ पे भी ओबेसिटी हुई है, वहां से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें खत्म होती चलेंगी, लिपिड खत्म होते चले जाएंगे और हम ओबेसिटी से नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे पढ़ाने का मकसद क्या है कि एंटी ओबेसिटी ड्रग का मैकेनिज्म इसी साइकिल पे डिपेंड करता है। ये देखें यहाँ पे मैंने आपके लिए दोबारा बना दी, अल्लाह आपका भला करे। देखें फैटी एसिड सिंथेसिस के अंदर एसिटाइल को हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद था, वो एसिटाइल को के साथ जो है वो आगे अटैच हुआ और क्या चीज बनी है, पहले स्टेप के अंदर हमारे पास मेनोल कोए बना, ठीक है। वो जब मेनोल कोए बन गया, यानी पहले NADPH इसके साथ एसिटाइल कोए के साथ अटैच होगा, कैरियर यानी प्रोटीन के तौर पे काम करेगा। फिर आगे जो है वो हर साइकिल पे जो है 2 कार्बन ऐड होते चले जाएंगे। लेट्स सपोज अगर हमें जो पाल्मिटिक एसिड बनाना है यानी 16 का वाला बनाना है तो एसिटाइल कोए के बाद 7 दफा ये साइकिल रिपीट होगा, तो हर दफा 2-2 कार्बन जो है वो अटैच होते चले जाएंगे और 7 दफा जब ये साइकिल रिपीट होगा यानी डिहाइड्रेशन रिडक्शन के बाद NADPH की प्रोडक्शन, फिर रिडक्शन लीडिंग टू फिर लोडिंग हो जाएगी हमारे पास, और इस तरह ये जो है साइकिल चलता रहेगा। ओवरऑल हमारे पास 7 दफा अगर ये साइकिल रोटेट करेगा तो 14 कार्बन अटैच होंगे प्लस एसिटाइल को यानी पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन वाला फैटी एसिड हमारे पास बन के तैयार हो जाएगा। ना सिर्फ हमें एसिटाइल कोए चाहिए बल्कि उस एसिटाइल कोए को मेनॉल कोए के अंदर भी हमें चेंज करना है और NADPH को बार बार उसकी जो है वो हमें उसको NADPH को यूज करना है, ATPs को यूज करना है। ये सारा काम कहाँ हो रहा है, साइटोसोल के अंदर हो रहा है जी। अब आगे आज के टॉपिक का मेन आ गया हमारे पास के कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। जब फैटी है हमें समझ आ गया तो इसको हम इजीली हम समझ सकते हैं जी। स्पेशल कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन, वहां हमने जनरल साइकिल देखा था, यहाँ कोलेस्ट्रॉल की देख रहे हैं जी। कोलेस्ट्रॉल होता है क्या जी, पहले ये देख लें, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल भी एसिटाइल कोए से बनता है, क्योंकि ये भी जो है वो इसी पैटर्न को फॉलो करता है। ये लीवर के अंदर मेनली कोलेस्ट्रॉल बन रहा होता है, प्लस इंटेस्टाइन के अंदर और एड्रेनल कॉर्टेक्स के अंदर जो है वो बन रहा होता है, साइटोप्लाज्म और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बन रहा होता है। अगर ओवरऑल स्टेप देखें तो पहले स्टेप पे क्या होता है कि एसिटाइल कोए HMG कोए कन्वर्ट होगा, फिर HMG कोए मेवालोनेट के अंदर कन्वर्ट होगा, मेवालोनेट जो है वो आइसोप्रीनॉइड यूनिट के अंदर कन्वर्ट होगा और फिर सिक्वेलिन फॉर्मेशन होगी और लास्ट में 5वें स्टेप में कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन हो जाएगी। यानी ये मल्टी स्टेप है और बहुत ज्यादा एनर्जी हमें इसके लिए चाहिए होती है। ये देखिए अब मैं यहाँ पे जो है वो स्टेप वाइज आपको जो है वो बताता हूँ। अगर आप कोलेस्ट्रॉल की पहले थोड़ा स्ट्रक्चर की बात कर लें तो कोलेस्ट्रॉल हमारे पास स्टीरॉयड लिपिड है, 4 फ्यूज हाइड्रोकार्बन रिंग होते हैं इसके अंदर और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है कार्बन नंबर 3 पे लगा होता है। हाइड्रोकार्बन की एक साइड चेन भी होती है। नेचर की अगर बात करें तो ये लिपिड लविंग है और मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी के लिए मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर आता है। और अगर मेजर रोल की अगर इसकी बात करें तो ये मेम्ब्रेन जो है हमारे मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को रेगुलेट करता है और स्टीरॉइड्स जो डिफरेंट हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर स्टीरॉइड
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर है, उनके एज ए प्रिकासर के तौर पे कोलेस्ट्रॉल जो है वो काम कर रहा होता है, बाइल एसिड के प्रिकासर के तौर पे काम कर रहा होता है, विटामिन डी के जो है वो एज ए प्रिकासर के तौर पे काम कर रहा होता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल की अगर बात करें तो हमने 27 कार्बन को एक जगह पे जोड़ना होता है। पहले स्टेप पे क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ मेलोनेट, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि क्या होता है कि 2 एसिटाइल कोए एसीटाइल कोए के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर एसीटाइल कोए के अंदर एसिटाइल कोए और अटैच होता है, वो बन जाता है HMG कोए, सिंथेज उस पे एक्ट करता है, HMG कोए बन जाता है। और फिर स्टेप 2 जो कि रेट लिमिटिंग स्टेप है, HMG कोए के ऊपर HMG कोए रिडक्टेज एक्ट करता है तो मेवेलोनेट बनता है, और यहाँ पे 2 NADPH हमारे पास खर्च होती हैं। साथ साथ आपको ग्राफ नजर आ रहा होगा, और यही मेन, क्योंकि NADPH यहाँ यूज हो रहा है प्लस मेवेलोनेट के अंदर कन्वर्ट होना, ये मेन स्टेप है, ये रेट लिमिटिंग स्टेप भी है, और बहुत ज्यादा रेगुलेशन इसी स्टेप की बुनियाद पे हो रही होती है। अगर इस स्टेप को रोक दें तो ये नहीं बनेगा, और अगर ये स्टेप चलता रहे तो सारा साइकिल ऑलमोस्ट चलता रहता है। स्टेज 2 पे क्या होता है कि हम जो फॉर्मेशन को थोड़ा एक्टिवेट करते हैं। आइसोप्रीनाइड कैसे बनता है, मेवेलोनेट आगे कन्वर्ट होता है आइसोपेंटानाइल फॉस्फेट के अंदर, यहाँ में ATP चाहिए फॉस्फोरिलेशन स्टेप के लिए, साथ में फॉस्फेट अटैच करना है तो ATP चाहिए। यहाँ पे हो क्या रहा होता है कि जब मल्टीपल आइसोपेंटानाइल फॉस्फेट जो है वो यूनिट कंबाइन होते हैं, जैसे कि हमारे पास अगर 10 कार्बन कंबाइन हो रहे हैं तो वो जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट बनते हैं या फेनिसाइल पायरोफॉस्फेट बनते हैं, इसके अंदर 15 कार्बन होते हैं। स्टेप 3 भी क्या होता है कि स्क्वैलिन और रिंग फॉर्मेशन होती है कि दो फेनिसाइल पायरोफॉस्फेट कन्वर्ट होते हैं, ये 15 जमा 15 30 कार्बन आपस में जब रिंग फॉर्मेशन होती है तो स्क्वैलिन बनता है। स्क्वैलिन से हमारे पास फिर आगे कन्वर्ट होता है लेनोस्टिरोल के अंदर, और लेनोस्टिरोल आगे कोलेस्ट्रॉल के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। ये मैंने सारा यहाँ पे शो किया, कहाँ पे फॉस्फोरिलेशन अगर हो रही है तो वहाँ ATP खर्च हो रही है, यानी कि फॉस्फोरेट दे रहा है और साथ में ATP खर्च हो रही है, और पूरा जो है वो आपको डिटेल आपके सामने मैंने बना के दिखा दिया। प्लस कार्बन मेंशन किया है कि इसके अंदर टोटल पहले 5 फिर आगे जो है वो 15, फिर स्क्वैलिन के अंदर 30 हो गए, फिर आइसोस्क्वैलिन के अंदर जब हम करते हैं तो वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जब बनता है तो 27 कार्बन हमारे पास टोटल उसके अंदर मौजूद होते हैं। अगर टोटल ओवरऑल एनर्जी की हम बात करें कि कोलेस्ट्रॉल के अंदर एनर्जी के क्या रेशो वगैरह बनती है, तो कोलेस्ट्रॉल के अंदर 18 एसिटाइल कोए चाहिए होते हैं, 36 ATP और 16 NADPH चाहिए होते हैं। तो हाई डिमांडिंग जो एक ये पाथवे। अगर रेगुलेशन की बात करें तो इसकी रेगुलेशन जो है वो मेन एंजाइम जो है HMG कोए रिडक्टेज काम कर होता है, और फीडबैक इनिबिशन के तौर पे, यानी अगर बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल हो जाता है तो HMG कोए रिडक्टेज की एक्टिविटी को बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से फीडबैक इनिबिशन यानी कि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से वो हार्मोन काम नहीं करता और ओवरऑल सिंथेसिस जो है वो रुक जाती है। पहला तो फीडबैक इनिबिशन से ये इनिबिट होता है, प्लस स्टैटिन और ग्लूकागॉन से भी ये साइकिल इनिबिट होता है। और एक्टिवेट की बात करें इंसुलिन और थायरोक्सिन से ये साइकिल एक्टिवेट होता है, और फार्माकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा काम का है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ इससे डिफरेंट हार्मोन्स बनने हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मेन जो है वो जिनका रोल होता है। अगर डिसरेगुलेशन की बात करें तो डिसरेगुलेशन के अंदर हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया यानी कि बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बन जाता है तभी होता है। एरिथ्रोस्क्लेरोसिस यानी कि वेन्स या आर्टरीज के अंदर जो है वो जब लिपिड डिपॉजिट होना शुरू होता है तो फिर ओवरऑल जो है कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म डिसरेगुलेट हो जाता है। कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के अंदर भी। तो हम इन सब को मैनेज कैसे करते हैं जब बहुत ज्यादा लिपिड आर्टरीज के अंदर और जो है वो वेन्स के अंदर और ओवरऑल पूरी बॉडी के अंदर खून के अंदर जो है फैल रहा होता है, तो सबसे पहले स्टैटिन देते हैं, अटोरवास्टैटिन, रोवास्टैटिन जो भी आप दे लें, प्लस डाइट मॉडिफिकेशन करवाते हैं कि आपने जो है वो अपनी डाइट को कट करना है ताकि अंदर वाला जो है फैट जो है वो बर्न होके इस्तेमाल हो सके। प्लस लाइफस्टाइल की चेंजेस करवाते हैं कि आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं, अपनी बॉडी को काम पे लगाएं। अगर बैठ के काम करते हैं तो हर 15 से 20 मिनट के बाद 2-3-4 कदम चलें ताकि आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो और आपको भूख कम लगे और अंदर से जो है वो एनर्जी कंज्यूम ज्यादा हो। तो यहाँ पे मैं दोबारा फिर आपको कनेक्ट कर देता हूँ कि किस तरह जो है वो कार्बोहाइड्रेट का लिपिड मेटाबॉलिज्म के साथ लिंक करता है। कार्बोहाइड्रेट जब मेटाबॉलाइज होता है तो क्या बनाता है, एसिटाइल कोए बनाता है। वही एसिटाइल कोए से फैटी एसिड सिंथेसिस होती है और उसी फैटी एसिड सिंथेसिस से हम कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल जो मेटाबॉलिज्म है ये कनेक्ट कर रहा होता है कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मेटाबॉलिज्म को। अब आगे हम
हम बात करें न्यूट्रल लिपिड की या ट्राइग्लिसराइड की, जैसे बात कर सकते हैं कि मेन इसके अंदर ट्राइग्लिसराइड इसकी एग्जांपल है और ये मेजर एनर्जी सोर्स हमारी बॉडी के अंदर। इनकी जो है बायोसिंथेसिस कैसे होती है, कहाँ पे होती है, लीवर के अंदर होती है, एडिपोज के अंदर होती है। हमें जो कंपोनेंट चाहिए वो ग्लिसराइल 3-फॉस्फेट और फैटी एसाइल कोए चाहिए और ये एडिपोज टिश्यू के अंदर जाके हमारे पास जो है स्टोर हो जाता है। यानी इसमें होता क्या है, हमारे पास ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट प्लस 3 फैटी एसाइल कोए कन्वर्ट दोनों अटैच होते हैं, ग्लिसराइल बन जाते हैं। यानी वन स्टेप प्रोसेस आप इस तरह समझ लें कि ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट हम लेते हैं प्लस 3 फैटी एसाइल कोए लेते हैं, वो आपस में अटैच होके ट्राइग्लिसराइल बन जाते हैं। सिंगल स्टेप फिनोमेना है। रेगुलेशन की बात करें तो इंसुलिन जो है वो क्या करता है, इसकी ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल की सिंथेसिस को बढ़ाता है, ग्लूकागोन कम करता है। डिसरेगुलेशन की बात करें तो ओबेसिटी या फैटी लीवर अगर हो जाए मरीज तो उसके अंदर फिर परमानेंटली इसको बॉडी जो है वो डिसरेगुलेट कर देती है ताकि बार बार जो है वो इस तरफ हम ना जा सके। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल की अगर बात करें तो पहले वही फैटी एसिड जो है वो थोड़ा एक्टिवेट होगा, उसके साथ फॉस्फेट अटैच होगा, उसके बाद जो है वो लाइसोफेथैलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा और उसके कन्वर्ट होने के बाद तीसरे स्टेप पे फॉस्फेटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा, फिर जो है वो डीफॉस्फोरेशन होगी, डाइएसाइल ग्लिसरॉल बनेगा और फिर ट्राइग्लिसराइल जो है वो ट्राइग्लिसरॉल जो है हमारे पास बनेगा। ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें मेन चाहिए होती है, एक होता है ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट प्लस 3 फैटी एसिड एसाइल 3 फैटी एसाइल कोए और ओवरऑल ट्राइग्लिसराइड हमारे पास जो है वो बन जाता है। कीटोन बॉडी की बात करें कि कीटोन बॉडी क्या होती है, ये वाटर सोलुबल है लेकिन लिपिड से ड्राइव है। अब ये देख लें प्रॉपर्टीज की याद रखने के, लिपिड से ड्राइव होने के बावजूद वाटर सोलुबल, लिपिड वाटर सोलुबल नहीं होते, लेकिन ये कीटोन बॉडी है ये लिपिड से ड्राइव होती है और वाटर सोलुबल होती हैं। इनके अंदर अगर हम टाइप की बात करें तो जैसे एसीटोन है, एसीटो एसीटेट है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट है। कीटोजेनेसिस की अगर बात करें तो कीटोन बॉडी बनने के अमल को कीटोजेनेसिस कहते हैं। ये लिवर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो बन रहा होता है। प्रोलॉन्ग फास्टिंग पे हम जब जाते हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, तो हमारी बॉडी इस तरफ शिफ्ट हो जाती है जी, कीटोन बॉडी बनाने शुरू हो जाती है। फिर ये जो कीटोन बॉडी है ये हमारे बड़े काम आते हैं उस वक्त, स्पेशली जब फास्टिंग के दौरान ब्रेन के लिए यही कीटोन बॉडी हम एज ए फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, मसल भी इस्तेमाल करते हैं, हार्ट भी इस्तेमाल करते हैं, बट जो है वो लीवर इसको यूटिलाइज नहीं करता। बाकी पूरी बॉडी के अंदर कीटोन बॉडीज जो है वो यूज हो रही होती हैं। कीटोन बॉडीज बनने के फिनोमेना को कीटोजेनेसिस कहते हैं और लंबे अरसे जब फास्टिंग करेंगे हमारी शुगर कंट्रोल नहीं रहेगी और लो जो है वो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेंगे तो हमारी बॉडी कीटोन बॉडीज बनाएगी और उसको यूज भी करेगी। डिसरेगुलेशन की बात करें, डिसरेगुलेशन के अंदर हमारे पास ये होता है कि कीटोएसिडोसिस हो जाती है। कीटोएसिडोसिस कैसे होती है, जबकि बहुत ज्यादा कीटोन बॉडीज बन जाए ना तो हमारे ब्लड की जो पीएच होती है वो ड्रॉप कर जाती है, पीएच एसिडिक हो जाती है हमारी बॉडी की। तो जब ब्लड की जो है पीएच एसिडिक हो जाती है प्लस बहुत ज्यादा टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के अंदर, तो ये हमारे पास एक इमरजेंसी और अलार्मिंग कंडीशन होती है कीटोएसिडोसिस। डिसफंक्शन की वजह से जब बॉडी बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस के अंदर आती है तो कीटोएसिडोसिस इज अ डिफेक्ट दैट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अनस्टेबल टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। इसके अंदर क्या होता है कि कीटोन बॉडी बनती इतने हद तक बन जाती है कि हमारे पूरे ब्लड का जो पीएच का बेड़ा घर का होता है वो एसिडिक हो जाता है और बहुत सारी जो है वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, नोजिया इसके अंदर स्टार्ट हो जाता है। बहुत ज्यादा हो जाए तो हम जो फेंट और जो है बेहोशी की तरह भी मरीज चला जाता है। तो इसके अंदर सबसे पहले इंसुलिन थेरेपी हम इस्तेमाल करते हैं ताकि इन सारी चीजों को कंट्रोल कर सकें। सबसे पहले शुगर ग्लूकोज कंट्रोल होगा ऑटोमेटिकली, बाकी पूरी बॉडी के फंक्शन जो है वो बॉडी कीटोन बॉडीज को छोड़ के ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म पे शिफ्ट होगी और वहां से जो है वो इस्तेमाल करने लग जाएगी। अगर हम ओवरऑल बात करें एनर्जी की, लिपिड मेटाबॉलिज्म की, तो एनर्जी वैल्यू जो लिपिड के लिए है वो है 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी है। यानी लॉन्ग टर्म अगर एनर्जी बॉडी ने स्टोर करनी होती है तो वो लिपिड की शक्ल में करता है, क्योंकि जब उसने इसको तोड़ के इस्तेमाल करना है तो सबसे ज्यादा एनर्जी उसे लिपिड से मिलनी है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट या किसी भी दूसरे से। जैसे मिसाल करें अगर फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन होती है, जो कि अलग हम पढ़ के आ चुके हैं, पाल्मिटिक एसिड आपको पढ़ा के आ चुका हूँ। पाल्मिटिक एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन जब होती है तो वहां पे उस ऑक्सीडेशन के बाद जब वो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर से गुजर कर टोटल 106 एटीपी बना रहा होता है। तो क्या कोई कार्बोहाइड्रेट ऐसा बना रहा है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर हमने ग्लूकोज की बात करते हैं, ग्लूकोज 30 से 32
एटीपी बना रहा होता है लिपिड, यहाँ पे सिर्फ एक मॉलिक्यूल टूट रहा और 106 एटीपी बन रही होती हैं। प्लस अगर सिंथेसिस की बात करें तो सिंथेसिस के लिए भी हमें अच्छी खासी एनर्जी चाहिए होती है, यानी सिर्फ लिपिड के मेटाबॉलिज्म के अंदर ही हमें जो है वो अच्छी एनर्जी नहीं मेटाबॉलाइज होकर मिलती, बल्कि जब अब इसे बना रहे होते तब भी हमें अच्छी खासी एटीपी एनएडीपीएच खर्च करने पड़ते हैं, जो कि अल्टीमेटली काफी कंज्यूमिंग एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। लिपिड सिंथेसिस और ऑक्सीडेशन की बात करें, जैसे हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, लिपिड सिंथेसिस साइटोप्लाज्म के अंदर होता है और एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम होती है और ये फेड स्टेट के अंदर जो है वो चलता है निजाम सारा। जबकि अगर इसकी ऑक्सीडेशन जो कि हम मेटाबॉलिज्म में पढ़े हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है और यहाँ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है और फास्टिंग के दौरान जो है वो ये प्रोसेस चलता है। सिंथेसिस जब हम खा रहे हैं फेड स्टेट, यानी कि हमें प्रॉपर बॉडी को डाइट दे रहे हैं, तो ये सिंथेसिस होती रहेगी। जब हम फास्टिंग में जाएंगे तो इसी की ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये थोड़ा सा कंपैरिजन दिया था। अब मैं इस टॉपिक के बारे में अपना जो है वो तड़का लगाता हूँ थोड़ा सा। फार्मास्यूटिकल क्लिनिकल एलिमेंट्स क्या है कि एक फार्मासिस्ट को बड़ा मेजर रोल होता है हाइपरलिपिडीमिया को कंट्रोल करने के लिए। स्टैटिन अटोर्वास्टैटिन रोवास्टैटिन की थेरेपी को ना सिर्फ देने बल्कि मॉनिटर करने के लिए और उस पेशेंट को इस काबिल बनाएं कि हम स्टैटिन के ऊपर जब लगाएंगे रोवास्टैटिन अटोर्वास्टैटिन तो वो उसके साथ कंप्लाई भी करे और उसकी बॉडी के अंदर ओवरऑल जब 3 माह के बाद हम टेस्ट करवाएं ब्लड के अंदर तो उसकी चर्बी पहले से कंट्रोल आनी चाहिए। प्लस डाइट समझाना, लाइफस्टाइल के अंदर मॉडिफिकेशन लाना, उसके कद के हिसाब से उसको उसका वजन बताना कि देखो भाई तुम्हारी जो है वो बेस्टी लेवल 32 पे है, ये 25 पे आना चाहिए, इतने किलो वजन है तो इतना कम और करो तो फिर आप नॉर्मल पे आओगे। और अगर हम यहाँ पे लिपिड बायोसिंथेसिस के अंदर ड्रग टारगेट की बात करें तो हमारे पास उसके अंदर एसीसी इनहिबिटर यानी एंटी ओबेसिटी के अंदर जो कि डायरेक्ट इसके मेटाबॉलिज्म को जो है वो बायोसिंथेसिस को रोकते हैं, जिससे जब बायोसिंथेसिस रुकेगी तो बॉडी के अंदर स्टोर होना रुक जाएगा और पहले वाला इस्तेमाल होगा। प्लस दूसरी एचएमजी को रिडक्टेज इनहिबिटर जैसे कि स्टेटिन वगैरह देते हैं ताकि आगे वो पूरा स्टेप रुक सके और दोबारा और ज्यादा ना बने। कीटोन का जो है मेटाबॉलिज्म करवाते हैं, उसके मॉडरेटर देते हैं कि जो बॉडी है कीटोन मेटाबॉलिज्म पे शिफ्ट ना हो बल्कि रेगुलर पे रहे। और लिपिड पाथवे की अगर बात करें तो ये मेजर जो है ड्रग टारगेट हम इसी पे सारा कर रहे होते हैं। सो यहाँ सिर्फ पूरे चैप्टर को कंक्लूड करने के लिए ये टॉपिक थोड़ा सा फास्ट मैंने आपको पढ़ाया है। इसके अलावा जब ये सीरीज खत्म हो जाएगी इसके नीचे हम पूरा बायोसिंथेसिस की मेटाबॉलिज्म ऑक्सीडेशन जो भी टॉपिक होंगे ना उनको बड़ा डिटेल के साथ देखेंगे। ये सिर्फ टॉपिक हैं आपको, ताकि आपके पास बुक मौजूद है परचेज करें वहां से, इस वेबसाइट पे जाएं या व्हाट्सएप नंबर पे ऑनलाइन डिजिटल अवेलेबल है वेबसाइट पे, वहां पे पैसे पे करें और बुक आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। आपके अपनी जीमेल जो कि सालों साल से आपके मोबाइल के अंदर चल रही है वहां पे आपको शो होना शुरू हो जाएगी। प्लस इस लेक्चर को जब लेके पूरी बुक को कंसल्ट करेंगे तो आपको किसी तीसरे बंदे की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस जो नीचे मैंने लेक्चर देने हैं एक्स्ट्रा वो आप अपने फ्री टाइम के अंदर या अपने कॉन्सेप्ट को इनहांस करने के लिए जो है उसको आप सुन सकते हैं और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए। यहाँ तक मैंने चैप्टर को बेसिक लेवल पे रखा है और बुक जो है ऑलमोस्ट हमारी खत्म हो चुकी है। आगे कुछ लेक्चर मौजूद हैं, यानी जैसे अगर आज के लेक्चर की बात करें तो आज हमने 8वां पढ़ा है, नीचे 9वां जो है वो लिपिड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी अलग से मौजूद है, फिर 10वां और 11वां। 10वें के अंदर विटामिन पढ़ाया है मैंने, वो सारे विटामिन को एक ही लेक्चर के अंदर कवर किया और 11वें लेक्चर के अंदर जो है वो हार्मोन्स पढ़ाए हैं। तो टोटल 6 चैप्टर थे ये सीरीज। 11 ये आप 8वां लेक्चर देख रहे हैं, 11 पे आपकी सीरीज मुकम्मल हो चुकी है। उसके 11 के बाद जो नीचे सारे होंगे वो सारा कोर कंसेप्ट होगा, वो आपके जो है वो कंसेप्ट को रिवाइज करने के लिए इनहांस करने के लिए रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर को लाइक कीजिएगा। सिर्फ अपने जो आपके दोस्त हैं क्लास फेलो उनके साथ जो है वो आप शेयर कर दें, लेक्चर को भी शेयर कर दें, वेबसाइट को भी शेयर करें ताकि आप जो है वो आप तक अगर ये इन्फॉर्मेशन पहुंची है तो उन तक ही पहुंच जाए। और मिल के जब हम ग्रो करेंगे तो ही हम ग्रो कर सकते हैं। एक की अंडरस्टैंडिंग दूसरे के काम आ सकती है। तो मैं तो 6 साल से इस काम पे लगा हूँ। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुद भी इस लेक्चर को सीरीज को यूज करें प्लस दूसरे बच्चों को भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज।